जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं 8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं। एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है, मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर शुरू कर देंगे। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। विकास दिव्या कीर्ति का हिंदी TRS एपिसोड आ चुका है। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपीएससी फेलियर हो, चाहे आप यूपीएससी सक्सेस हो, या चाहे आपको बस स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, गहरे कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं, अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, दोस्तों आ चुका है एक और TRS ऑल स्टार। विकास सर के साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, पर यह है हमारी पहली एपिक कॉन्वर्सेशन। दोस्तों एंजॉय कीजिए। ये है एक मॉडर्न डे फिलोसोफर। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू विकास दिव्या कीर्ति, एंड लॉट्स ऑफ लव टू भगवान। नमस्ते। विकास सर, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है, TRS में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बस बैठकर। मुझे भी तो ये अच्छा लग रहा है। आपको मैंने कई बार देखा यूट्यूब पर और मेरा मन था आपसे बात करने का कभी। सो आई एम हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू सर। ये मुझे एक तोहफा मिला था एक टिबेटन मंक से जी। ये एक बेल है और इसके साथ एक वज्र दिया जी। इस बेल का मतलब, उन्होंने कहा इस बेल का मतलब है विजडम, यानी कि नॉलेज, यानी कि सरस्वती। आई थिंक एक्सपीरियंस नॉलेज को हम विजडम कहते हैं। और इस वज्र का मतलब है कंपैशन, यानी कि दूसरों के जज्बातों को जानना। और ये बेल मैं बहुत कम उठाता हूँ इस पॉडकास्ट में, पर आज उठाऊंगा इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में। थैंक यू, थैंक यू। When wisdom meets compassion. थैंक यू। बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है, टू मेक विजडम मीट कंपैशन। दूसरों के दिलों को भी जानना और दूसरों को चीज़ें सिखाना भी एक्सपीरियंस के थ्रू। लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों, आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है, तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता,
सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में आया। प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले, रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। ओके, ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कि कौन सा कितना चलेगा, जी। कुछ कुछ वैसे ही है। एक Okay. इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए। लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, Okay. सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15,000 ही करेंगे या 14,000 ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से,
और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं जी। जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नज़रिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ। और इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा ज़रूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते कि आप व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग ही तो है, एम्पैथी ही तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एक और रस करुण एवं कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से हमें सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, माँ निषाद प्रतिष्ठान तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृत की पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा,
मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। ओके, पर फेलियर्स को थोड़ा एड्रेस करते सर, बहुत सारे लोग। मैं उन्हें इतना ही कहूँगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी, आउट ऑफ 80। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। ओके, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चन करें, जब क्वालिफाई ही करना है 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी, 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। ओके। अगर आप पेपर सेटर होते हैं, या नॉट इवन पेपर सेटर, अगर आप पूरे UPSC को हेड कर पाते जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में, आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू हैव थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, UPSC सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना? आई नो, तो जो आप बोलोगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने UPSC के खिलाफ खूब जम के बोला था, कई टीवी चैनल से बोला था, कहा था कि UPSC इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। और ये बात सही है कि UPSC इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। हाँ जी, सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ UPSC एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में UPSC में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेजेस के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए।
शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए, एक आईएएस को कितना मैथ चाहिए भाई जी। क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हों, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जरूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सीसेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि when you become an IAS or IPS officer, basically what you have to do is you have to take decisions, you have to communicate with the public. उस पर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जबकि पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात सिर्फ है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में है इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का सब मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूंगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई जी। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते। किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे, खैर पूछते नहीं वो लोग, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ हाँ, वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है यहाँ। और सिंपल सॉल्यूशन है। आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी। 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए, या एआई लाइए एक ही इंटरव्यू में, एक एआई बॉट लाइए जो हो सकता है इंटरव्यूअर्स को रिप्लेस कर सके। हो सकता है आगे चल के ऐसा बूम। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंटरव्यूअर की, सैडिज्म को भी रिस्पेक्ट करता हूँ इन सम वेज। मैं समझता हूँ जो कष्ट आपके दिल में, आप बेसिकली स्टूडेंट्स पर वो कष्ट फेंक रहे हो, पर सॉरी, ऐसा नहीं है कि वो मेंबर्स जानबूझ के नंबर कम दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे जी, कुछ टीचर्स का मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा, कुछ का बहुत टफ होगा। जो जिंदगी में खुश थे उनका लिबरल, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है
और उसने बचपन में देखा कि सबसे अच्छे आंसर पे 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, तो उसके दिमाग में बेंचमार्क 6 का बना हुआ है, वो 6 के ऊपर जाता ही नहीं है जी। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो, पर बेंचमार्क उसके दिमाग में 8 का बना हुआ है जी। वो 8 तक जाता है। और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंबर्स को कितना समझाए कि बराबर करो। इसका सॉल्यूशन सही बात यह है कि आप एक इंटरव्यू के बजाय 2-3 कर लीजिए, तो कम से कम जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके, ये बात एसए में भी हो सकती है। एसए में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सो मे बी दिस पेपर कैन बी इवेल्युएटेड बाय 2 एग्जामिनर्स सेपरेटली। ऐसा कुछ कर लें। ओके, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हो सकता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आप सुकून के साथ एंटर करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर? जैसा होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। ओके। देखिए, एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई साधु पैदाइश नहीं होता। साधु बहुत बड़ा शब्द है, मैं खुद के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था, बहुत बदमाश। बदमाश मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इनडिसिप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना, एडवेंचरस, लड़ाइयाँ भी करना, और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने, डिबेटिंग करना। स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता। पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीज़ें। टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया। और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चाइल्डहुड रही है। कुछ गलत किया आपने जिंदगी में? बहुत सारी चीजें। ओके, बहुत सारी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं 8वीं क्लास में की थी। कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, वहां रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। लेकिन ऐसी कोई गलती जो बहुत रिग्रेट वाली हो, मुझे बहुत नजर नहीं आती। ओके, उस लड़के से आप मिलो उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं। शायद वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका। हो सकता है देखे। आज तक खुन्नस के साथ आपके वीडियोस देख इसने मारा था, पर इस पॉडकास्ट देखकर उसे अच्छा लग रहा है। बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब मैं ये जानता हूँ, पर ये मैं आपके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग? इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारे लोग चाहते थे। मतलब हम कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कैन करते हैं, और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं, और उस शीट में आपका नाम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता है। अच्छा। हमेशा। क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों इतना ज़्यादा प्यार? मतलब मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जनरली काफ़ी लंबे वीडियोस हैं, फिलॉसफी पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। तो एक तो ऐसा ग्रुप है जिसको स्कूल कॉलेज में इन विषयों पर पढ़ने का मौका नहीं मिला, और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं। दूसरा, मेरी क्लासेस बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे हैं, उनमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है। तो हंसते हंसते कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ गई, उसकी रील्स बन गई। ऐसे हजारों चैनल्स हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। तो उससे क्या होता है कि वो रील जब बच्चे बार बार देखते हैं, फिर एआई काम करता है इन सब ऐप्स में, आप एक बार देखेंगे तो बार बार आपके सामने आता रहेगा।
तो मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि सुकून मिलता होगा शायद कुछ लोगों को। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। आई फील कि किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पैथी होती है। आप में भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, उनके दिलों के बारे में सीख कर। पर मेरा दिल ये कहता है कि आपका दिल एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में टूटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ। वैसे तो टूटते ही हैं दिल, सबके टूटते हैं। हाँ, मतलब लाइफ ने आपका दिल तोड़ा है, रोमांटिकली नहीं। हाँ, वैसे तो मतलब 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं ही, बड़े इंसिडेंट्स हैं। क्या था सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंसिडेंट? हाँ, ये अगर कहना हो तो जब मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी। नॉट समवंस डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं उस समय, ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीज़ें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज़्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, जहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा। अब तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18+ के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार ये बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जिसने मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे डर नहीं लगता है। हम लोग 1500 लोगों की टीम है एंड वी आर डूइंग गुड, पर अब डर नहीं लगता है मुझे उन सब बातों से। सेकंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मतलब मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ और मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। 1 आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से। वी गॉट इवन बेटर टीचर्स, एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पे ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच rather than person oriented. यस। तो अब हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं। 1500 लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम, एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है। सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इस पॉडकास्ट में पहले
प्यार की बातें करी हमने, फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया। आप बस्सी को जानते हो, एक स्टैंड अप कॉमिक? अनुभव सिंह बस्सी जी मैंने जी जी। देखा है एक दो बार। ओके। उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था, वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया, ऐसा कुछ था। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। बस्सी भाई आए थे पॉडकास्ट पर, अच्छा। मैंने सोचा कि मजाक करेंगे उनके साथ, जोक्स रैक हाँ। करेंगे, वो पूरा पॉडकास्ट सीरियस हो गया मेंस इमोशनल हेल्थ के बारे में। इतना दर्द निकला है उस पॉडकास्ट में दोनों तरफ से। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते, हाँ, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए। उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो छुपाते हैं ऐसा नहीं है, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई। कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी। तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहाँ। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो। और वो हर कल्चर की ज़रूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगें, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है, तो माँ और बेटी जिंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं। तो बच्ची माँ से ही बात करेगी, बेटा भी किशोर होगा पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा, और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा। माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है। बहन से कैसे बात करे इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है। आमतौर पे वहाँ वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है, तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना। और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती इन मामलों में, तो लड़के, मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी। तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं। वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज़्यादा देख पाती हैं। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो मैं रहूं। लड़का ऐसी बात आमतौर पे नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट्स से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को माँ से अलग किया जाता है। सो नैन्सी कोडोरो हैज ब्यूटिफुली रिटन द बुक टाइटल्ड द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर
इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो करनी चाहिए, आई सही फेल्ट कि बात है। बसी भाई के साथ वो हुआ। हाँ, पर 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने उनका शायद डिवोर्स होने वाला है, तो वो मेरे से बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहाँ रहने की कोशिश कर रहा था और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था क्योंकि अक्सर आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ, पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। ये इतना मुश्किल होता है सर। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहाँ पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं, जी वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं, जी एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बातें होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगे उसके बाद। तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे जी किसी के दुख में जब जाते हैं, 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, वो बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर वो जाके बैठ जाएंगे, आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे, 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर पुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, जी। पानी पिलाना सबको, जूते सबके लाइन ठीक कर देना, क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी जी और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है, जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं। उनकी दवाई भी है, दवाई है, जो हमारे पास स्ट्रेस नहीं है। हुआ रो लिए, बात खत्म हो गई। जी एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है, ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो। अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है, रोना चाहे, सब मजाक बना देते हैं उसका, जबकि सबको साथ देना चाहिए। मिलके ना भी रोएं, कम से कम साथ तो दें, गले तो लगा लें। पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में, तो फिर इलाज कहाँ से होगा? स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो आप पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है, बहुत क्राइसिस है। सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए। सप्ताह में एक बार रोने का दिन बना लेना चाहिए। जैसे होता है ना, मंगलवार को फास्ट रखना है या फ्राइडे को फास्ट रखना है, ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर दे कि आज रोना ही रोना है भाई, आधा घंटा कम से कम रो लो। वो मेरे साथ ध्यान में होता है। हाँ, तो ध्यान में मैंने सुना है कई लोगों को आंसू निकलते हैं। क्योंकि आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में, खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मेरा दोस्त था वो। तो जब आप मिलते हो फैमिली मेम्बर से फ्यूनरल में, मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूँ तेरे लिए, इशारों से, और वो हंसने लगा अपनी फैमिली के सामने। उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला कि हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं, मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में। वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज़ से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं, ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज। गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज़ से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज़्यादा दुख की बात है। तो ज़्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेलें कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ़ यू डोंट माइंड,
एज अ मैन ने क्या सीखा उस फेज से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज़ 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2 4 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जब केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, ज़रूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं अब सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ, और मुझे अल्फा बनने की ज़रूरत ज़्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज़्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोरलेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि फिनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं। वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल आप बना सकें, और उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें। हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अब नई जनरेशन्स में इमोशंस का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे। और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स आजकल बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। पर फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बच्चे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है, पर मैं 50 का होने वाला हूँ। तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा। बैठ गया है, हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या? ब्लिक। ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं कहीं मर जाऊँ, क्या भरोसा है, वो तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूं कि उससे ज़्यादा मिलेगा। सो ब्लिक इज, जैसे वही मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल अभी है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी फैसले करूँगा। ओके। अजीब सवाल। कभी भी जैसे कर्मा, पुनर्जन्म जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हो? मैंने इन पे खूब पढ़ा है। मतलब ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, इन सब के बारे में सोचता हूँ और लंबी बात कर सकता हूँ इन विषयों पर।
जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, जिस लेवल तक हो। एकदम एंड के लेवल तक इंटरेस्ट है मेरा। तो पूछिए क्या बोल। मैं मानता हूँ कि जिंदगी के 2 कर्तव्य होते हैं। एक आपका मटेरियल कर्तव्य जो हर इंसान के लिए अलग होता है, पर उसका एंड हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए, और वो है जनहित, सोसाइटी। ठीक है। दूसरा कर्तव्य है आध्यात्मिक ग्रोथ, जो आपको एक अच्छे इंसान बनने की वजह से थोड़ी सी मिलती है, भगवान को याद करने से थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और अध्यात्म की पढ़ाई और मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा मिलती है। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अध्यात्म की इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की वजह से, जो योगानंद परमहंस की किताब है। I know. ये क्रिया योगा की फिलॉसफीज है। और जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप जेन्युइनली, अगर आपके काम में आप इंटेंशन डाल देते हो कि ये काम लोगों के लिए या ये काम हीलिंग के लिए, तो भगवान आपका भी ख्याल रख लेते हैं। ये मैं मानता हूँ। तो मैं बस इन्हीं 2 फिलॉसफीज को लेकर मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा होप ये है कि अर्ली रिटायरमेंट लेकर मैं पूरे तरीके से सिर्फ सोशल वर्क और मेडिटेशन में घुस सकूं। इसलिए शायद मुझे पॉलिटिकल करियर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई नो कि वो ऑप्शन आ रहा है मेरी लाइफ में। बिजनेस के ऑप्शंस तो आते जाएंगे, पर एट सम पॉइंट मैं स्टेप बैक लेने वाला हूँ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करने वाला हूँ। क्योंकि जितना मैंने किताबों से पढ़ा है, मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि मोक्ष निर्वाणा जैसी चीज़ होती है। हम इस संसार में आते रहेंगे जब तक हमें अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना मिले, तब तक। और आई वुड लव कि अगर भगवान भी ये चाहे कि ये मेरा आखिरी जन्म हो इस संसार में, और मैं पूरे फोर्स के साथ वो कोशिश करूँगा कि ये असल में मेरा आखिरी जन्म हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना फोर्स है कि ये सब बना है। पर मटेरियल दुनिया में से वो फोर्स निकाल कर अगर मैंने पूरा फोर्स स्पिरिचुअल दुनिया में डाल दिया, आई थिंक वो मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे खुश रखेगा, वो थॉट प्रोसेस। तो ये है मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है? इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात आपने कही ना, क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है जी। इसलिए छोटा बच्चा अगर बदमाशी ना करे तो अपने स्वधर्म के खिलाफ जी रहा है। इसलिए बच्चों को बदमाशी करना बहुत ज़रूरी है, शरारती होना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा वो शरारती है उतना ज़्यादा उसे पोटेंशियल है। जनरली आप ये भी मान के चल सकते हैं। फिर क्या होता है कि कई फिलोसफर्स ने, और भारत के जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें एक बड़ी गहरी बात है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहा गया है। उसमें 25 से 50 गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ये बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय तक सोच समझ के सिस्टम बनाया होगा। एक कीरकेगार्ड नाम का फिलोसफर जर्मनी में हुआ, हीगेल से करीब 100 साल पहले, और हीगेल के समय में हुआ। और क्योंकि हीगेल बहुत पॉपुलर था, हीगेल एक रैशनलिस्ट था जो बहुत ही ऊट-पटांग बात बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। मेरा बेटा अभी 16-17 साल का, 16.5 साल का, उसका फेवरेट शेर है, वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो आपकी खिलौने की उम्र चली गई है, माशूका आप कह रहे हैं कि एक बार ब्रेकअप हो ही गया आपका। एक बार नहीं, अच्छा ज़्यादा बार हो गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स। रुतबा आपके पास है ही, तो बचता खुदा ही है। सीधी सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज़ आएगी। इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्लो ने समझाया कि हमारी ज़िंदगी में नीड्स चेंज होती हैं, और आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो उसने कही थी कि शुरुआत में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख, नींद,
अगर आपकी नींद पूरी ना हो 2 दिन तो आप ध्यान की बात कभी नहीं सोचेंगे। नींद पूरी होगी, पेट भरा होगा तो आप ध्यान की बात सोच सकते हैं। पेट खाली होगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा उस समय। फिर सेफ्टी की नीड है। आप यहाँ हैं, आसपास 3 लोग चाकू लेके खड़े हैं, ध्यान बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा। पहले सेफ्टी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए, फिर प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम नॉट एग्जैक्टली कि अपोजिट सेक्स वाला प्रेम ही चाहिए, पेरेंट्स का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, उसकी भी नीड रहती है। इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, चलो बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया। कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहते स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, अब वो काम करना है। और ये आमतौर पे सोशल टच इसमें आता है। जैसे वानप्रस्थ भारतीय परंपरा में कि 50 तक कमा लो, परिवार सेट कर लो, 50 के बाद सोचो कि भाई अब 20-25 साल बचे, 30 साल बचे, कितना अपने लिए करोगे, जिस समाज से लिए उसको लौटाओ। वानप्रस्थ का मतलब है परिवार में रहते हुए तटस्थ होने की प्रक्रिया, डिटैच होने की प्रक्रिया, कि मैं हूं संसार में, परिवार में हूं, रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अब मेरा ज्यादा ऊर्जा और समय समाज को खर्च होगा, समाज के लिए खर्च होगा। इसी को अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो नेसेसरली समाज नहीं है। कोई अगर पेंटिंग करने का बहुत शौक लेके पैदा हुआ, वो पेंटिंग करे, इस बात से मुक्त हो गया कि पैसा आएगा या नहीं। 3 इडियट्स फिल्म में जो थीम थी कि भाई अपना हुनर है ना, उसके पीछे दौड़, सफलता आ जाएगी अपने आप। संगीत की साधना करो, एकेडमिक्स में जाना, पढ़ो, नॉवल लिखो, डायरी लिखो, कुछ करो। अब्राहम मैस्लो ने बाद में फिर से रिवाइज किया अपने सिस्टम को और कहा कि एक और नीड है, किसी किसी को छठी नीड होती है, जो आपके साथ हो रहा है, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से मुक्त होना, अपने से परे जाना, जिसको हम अध्यात्म कह देते हैं। और अध्यात्म का बहुत ध्यान रखना है, स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म एक बात नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्पिरिचुअलिज्म शब्द वेस्ट का है, स्पिरिट से आ रहा है, और स्पिरिट क्या है, क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द स्पिरिट, होली स्पिरिट। गॉड द फादर गॉड है, गॉड द सन जीसस है, और होली स्पिरिट वो चेतना है जैसी चेतना हर ह्यूमन बीइंग को लेके आनी है। स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक मतलब है अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से कनेक्ट करना। सो दैट इज बेसिकली रिलीजियस बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी। अध्यात्म वो नहीं है, ये अधिआत्म है। आत्म का मतलब एक सेंस में होता है मैं, एक सेंस में आत्मा होता है। अधि मतलब उससे बड़ा, मैं से बड़े स्तर पर जाने की यात्रा है। वो यात्रा समाज से भी हो सकती है कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचूंगा, समाज के बारे में सोचूंगा, देश के बारे में सोचूंगा। दैट इज एज गुड एज अध्यात्म। लेकिन उसी में अगला स्तर आता है कि मैं इस पूरी प्रकृति के साथ एक क्यों ना हो जाऊं, और पूरी प्रकृति ही क्यों, उसके बियॉन्ड भी एक क्यों ना हो जाऊं। इसलिए आप देखेंगे जो दुनिया भर के स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो मिस्टिक्स हैं, मिस्टिसिज्म में रहते हैं, उनमें से कुछ को जब वो उस लेवल पे जाते हैं, उनको दुनिया के कण कण में ईश्वर दिखता है। कुछ को दुनिया निरर्थक दिखती है, उनको लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर है, दुनिया में नहीं है। कबीरदास ने एक दोहा लिखा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कि ईश्वर और उनका जब तादाद में हुआ, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भाई, मैं तो तेरे अंदर हूं, ना देवल में हूं, देवालय में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा ना कैलाश, कहीं नहीं हूं। पर किसी किसी को दुनिया का कण कण लगता है कि हर जगह ईश्वर है। तब वो क्या बोलता है, वही कबीर क्या बोल रहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दुनिया के कण कण में लालिमा दिख रही है ईश्वर की। तो इंट्रोवर्टिव एक्सट्रोवर्टिव आप किस मिस्टिसिज्म में जाएंगे, संयोग की बात है। लेकिन एक लेवल के बाद जो लोग ईश्वर को मानते हैं गहराई से,
उनको ये नीड महसूस होती है कि अब मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हूं। दिस इज ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो आप शिद्दत से महसूस करते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, एवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो। मुझे ये ज़रूर लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। वैसा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना, लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए। कन्फ्यूशियनिज्म 6th सेंचुरी BC में हुआ। ताओइज्म उसी समय का चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई। जुडाइज्म थोड़ा सा पहले से है, 6th सेंचुरी BC के आसपास कुछ कुछ दिख रहा है उसमें। इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का। लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी हमारी, सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ है। सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं। उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2,500 साल से फिलॉसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलॉसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे बना होगा। इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा। लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का, पानी के अंदर। एवोल्यूशनिज्म कह रहे कि पानी से ही शुरुआत हुई। पश्चिम में 6th सेंचुरी BC में पहला फिलोसफर पैदा हुआ है, थेल्स नाम का। थेलीज बोलते हैं उसको कुछ लोग। वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है। ह्यूलिज्म बोलते हैं कि दुनिया पानी से बनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से, जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं, तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा। 1000 से डिवाइड कर। हाँ, इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ 1000 साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, कि भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं, वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा है। क्या पता कितनी कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हूं। कुछ हमसे आगे, कुछ हमसे पीछे। कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के जमाने में चल रहे हो, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा। हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है। अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया, पॉसिबिलिटी है। एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग। पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई हैं, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं मेरे ख्याल से
अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी ज़िंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हज़ार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं, उससे काफ़ी अलग होगी। तो हम यहाँ क्यों हैं? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। तो लेट अस सेलिब्रेट एंड एंजॉय दैट वी डू नॉट नो कि हम यहाँ क्यों हैं। इसी सवाल को लेकर मैंने अध्यात्म की पढ़ाई की है। नहीं, वो ठीक है, ये बेसिक सवाल है कि हम यहाँ क्यों हैं, पर इसमें एक प्रेमाइस है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ किसी कारण से ही होती है। हम इस प्रेमाइस को क्यों माने? क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारणता संबंध की हर चीज़ कारण से ही होती है, ये अपने आप में इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब है एक्सपीरियंस के बेस पे हमने निकाल लिया है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम ऑन्टोलॉजिकल लेवल पर, मेटाफिजिकल लेवल पर ये साबित कर सकें कि कॉजेशन या हर चीज़ का कारण होता है। ये हमारे मानव संसार के बियॉन्ड भी अप्लाई होने वाला है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में आजकल हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ कॉजेशन का प्रिंसिपल हिल रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए, इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स वाला, क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है, उन लोगों ने क्या साबित किया? आइंस्टीन ने जो साबित किया उसके रिवर्स साबित किया। आइंस्टीन ने ये साबित किया था कि जो प्रकाश हम देखते हैं वो सिर्फ वेव नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी पार्टिकल, जिसको उन्होंने फोटोन कहा। आइंस्टीन के समय में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और आइंस्टीन हिल गए, पर उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि नो, गॉड डजंट थ्रो डाइस, मतलब वो पासे नहीं खेलता है, सिस्टम से काम करता है। 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो उन्होंने खारिज किया आइंस्टीन ने, और अब नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिवाइज करने वालों को। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या कह रहे हैं? एक थियरी क्वांटम फिजिक्स में आई है, डबल एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टीन ने खारिज किया था, जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ मान लीजिए ये एक पार्टिकल इस माइक का है। क्वांटम का मतलब सब एटॉमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उस लेवल की जो स्टडीज हैं। हो सकता है कि ये पार्टिकल एंटेंगल्ड हो किसी और गैलेक्सी के किसी पार्टिकल के साथ, और एंटेंगल का मतलब है कि अगर ये हल्का सा मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा जी। आइंस्टीन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ मूवमेंट हुआ, वहाँ मूवमेंट हुआ, और इसके बीच का गैप 50 करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है, और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई। मतलब लाइट से भी कुछ या तो ज़्यादा तेज है, या उसकी स्पीड हम सोच ही नहीं सकते कितनी तेज है, मन की स्पीड से ज़्यादा है, और मन को तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हम उस सेंस में। फिर वो जो प्रकाश की किरण है, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग, जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला, नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है। यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से, भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से, इसका मतलब भौतिक और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डाइकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, शायद वो भी नहीं है। और अगर परसीवर के देखने से रियलिटी चेंज हो रही है तो शायद शंकराचार्य ठीक कह रहे थे। और जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट हुए, जो आइंस्टीन के खिलाफ क्वांटम फिजिक्स में खड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय दर्शन का तत्वमसी सिद्धांत जो उपनिषद का, उसको फॉलो किया, उस पर लिखा बहुत ज्यादा। क्वांटम फिजिक्स में उनसे बड़े विद्वान दुनिया में नहीं हुए। इसलिए इतने रहस्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कोई अंतिम फैसला हो पाएगा, लेकिन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शंकराचार्य ने क्या कहा था? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि रियलिटी के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे का लेवल प्रतिभास है, जब आप नींद में हैं, सपना देख रहे हैं, वो प्रतिभास है।
आप सपने में हैं तो आपको सपना एकदम रियल लग रहा है। सपने में शेर आ गया, आप डर भी रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, भाग भी रहे हैं, हाँफ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप एकदम उस मोमेंट को जी रहे हैं। अचानक नींद खुल गई और नींद खुलते समझ में आया कि अरे सब झूठ था। ये व्यवहार की दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब शंकर कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। जैसे सपने से निकलते ही समझ में आता है कि सपने में सब झूठ था, वो चेतना से क्रिएट हो रहा था, रियल नहीं था। सपने का शेर, सपने की मेज फिजिकल लग रही थी, पर सपने से निकलते ही समझ में आया कि वो तो कॉन्शियसनेस ने मेज बनाई थी। वो लकड़ी की कहाँ थी? लकड़ी की समझ में आ रही थी पर लकड़ी की नहीं थी, वो तो विचार से बनी हुई थी। अब यहां आप बैठे, मैं बैठा हूं, कुर्सी है, ये माइक है, सब फिजिकल है। हो सकता है कि एक दिन थर्ड लेवल पर हम पहुंचे जिसको शंकराचार्य पारमार्थिक स्तर बोलते हैं, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक। और वहां पहुंचते ही समझ में कि अरे यार ये भी झूठ था। इसलिए वो बोलते हैं कि सत्य के 3 स्तर हैं और जब तक वो रेफ्यूट नहीं होता हमें सत्य लगता है। रेफ्यूट होते ही, और रेफ्यूट होने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना। नेक्स्ट लेवल ब्रह्म का लेवल है और वहां जाके समझ में आता है कि जो रियलिटी हम मान रहे थे वो सिर्फ परसेप्शन था। और फिलोसफी में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो परसीव करते हैं रियलिटी उतनी ही है और हमारे परसेप्शन से ही बन रही होती है। देयर इज नथिंग रियल एज सच, रियलिटी इज व्हाट वी कंस्ट्रक्ट। ये बात पश्चिम में हीगल भी कह रहा है, पश्चिम में कांट भी। कांट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कप जो है हम जान ही नहीं सकते कैसा कप है, वी कैन ओनली परसीव। और जो हम परसीव करते हैं सब एक जैसा, दैट इज फिनोमिना, दैट इज नॉट न्यूमिना। न्यूमिना इज द अल्टीमेट रियलिटी। द कप इन इटसेल्फ इज न्यूमिना, द कप हाउ वी परसीव इज फिनोमिना। तो हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं। हम इस दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं, हम धेला भर नहीं समझते दुनिया को, और दुनिया के बियॉन्ड भगवान को समझ लेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करना ठीक है, और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी ये मान के, और इस चीज से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें क्यों बेचैन होना है कि जिस चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता उसके मामले में ये सुकून काफी है कि मैंने ज्ञान की कोशिश तो की और मैंने बिना जाने किसी झूठी बात को स्वीकार तो नहीं किया। जब सारी दुनिया एक चीज को फॉलो करके पीछे दौड़ रही थी, मैं कम से कम रुक गया कि तब तक नहीं मानूंगा जब तक भरोसे के लायक जानकारी ना हो जाए। मैं कम से कम रुका तो, यहाँ जब तक मैंने खुद उस चीज का फील नहीं कर लिया, जान नहीं लिया, तब तक क्यों उसको मैं मान लूं। आज मैंने ये फील किया है कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है। मैं गप्पे अच्छी कर लेता हूँ। किसी ने इतनी ज्यादा डीप बातें नहीं की है इस पॉडकास्ट पर, इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ। आपको लगता है कि लोगों को ऐसी बातें सुननी है आजकल? हाँ, सरप्राइजिंगली, क्योंकि जब मैंने अभी मैंने अपना चैनल शुरू किया कुछ दिन पहले। पिछले साल एक डिस्प्यूट हुई थी, मेरे एक वीडियो की क्लिप कुछ लोगों ने फैलाई, उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं जो सीता माँ है उनका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी जगह काटा गया कि वो लिटरेचर का पार्ट था। तो बहुत डिस्प्यूट हुई उस समय, बहुत मतलब FIR वगैरह वो सब चीज़ें भी हुई। तो मुझे लगा कि कभी ऐसा हो तो कम से कम मेरा अपना एक मंच तो हो। दृष्टि IAS का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ उस पर लड़ूँ, वो तो एक ऑफिशियल चैनल है। सो आई स्टार्टेड माई ओन चैनल मेरे नाम से, विकास दिव्यकीर्ति। अभी मैं वीडियो तो बहुत कम अपलोड कर पाता हूँ, 12 वीडियो अब तक अपलोड किए हैं और उस पर सब्सक्राइबर्स लेकिन 22-23 लाख के बीच में कहीं हैं। तो मैंने जब उसको शुरू किया तो मैंने कहा मैं इस पर फिलोसफी की बातें करूँगा। मैंने वो 4 वीडियो फिलोसफी की डाले हैं सिर्फ, जिसमें से एक चारवाक फिलोसफी के बारे में है, एक है व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, एक है फिलोसफी क्या होती है, एक इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन डाला है, उपनिषद वेद से लेकर ओशो रजनीश तक का पूरा। मेरा ख्याल था कि इन विषयों को कौन सुनना चाहेगा, तो मैंने अज्यूम किया था कि 1-2 लाख लोग उसको शायद देखेंगे, और लेकिन सरप्राइजिंगली वो वीडियोस करीब 50 लाख 45 लाख लोगों ने देखे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि और बनाओ वीडियो। अब मुझे टाइम 1-2 महीने से नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ क्लासेस वगैरह में,
So maybe in next 1.5 months, my batches will be over and then I'll restart with the channel. कब स्टार्ट कर रहे हो क्या? द विकास दिव्या कीर्ति शो? मतलब आप चाह रहे कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूं अपना? जी। हाँ तो कर देंगे जल्दी। और आपको एक कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट करना है। हाँ मैं फिर वही करूंगा, बातचीत करूंगा जहां आप मतलब खुल के एकदम एक्सपेंसिवली टाइम लिमिट के बिना हर हफ्ते एक एपिसोड आप रिलीज कर दो, सर पूरा देश देखेगा। टाइम की बड़ी किल्लत रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। मतलब पहली बार सुझाव मिला तो सीरियसली इसको लेता हूँ, क्योंकि फॉर द पॉडकास्टर जो आप बनोगे अभी, ये एक बहुत, एटलीस्ट फॉर मी, मैं खुद के पर्सपेक्टिव से बता, बहुत एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। क्योंकि आपको चैलेंज किया जाता है हर हफ्ते में एक बार। कोई अच्छा गेस्ट आपको चैलेंज करेगा, जैसे कि आज आपने मुझे चैलेंज किया, एंड दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। ये इस करियर का रश होता है कि जब कोई आपको चैलेंज करेगा तब आपकी ग्रोथ होती है। हाँ ठीक बात है। दैट्स इट, यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, खूब मजा आया मुझे। आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब जितना मैं कहूँ कम होगा। आपने बहुत इन्फॉर्मेशन लोड किया मेरे दिमाग में सर, इसलिए आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। जस्ट वांट टू से थैंक यू। जो मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा कि विजडम मीट्स कंपैशन, यही थी इस पॉडकास्ट की थीम। तो थैंक यू सर। देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो एज अ थॉट लीडर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इवन मोर सर। जो भी आपके दिल में है वो सब होना चाहिए, और जो भी आपके दिल में नहीं भी है अध्यात्म के बारे में वो भी शायद होना चाहिए आपके साथ। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। बताइए कैसा लगा विकास सर के साथ। ऑफ कोर्स हम और बहुत सारी बातें करेंगे, पर जब मुझे ऐसे गेस्ट मिल जाते हैं ना, मुझे खुद थोड़ी सी ब्रेक चाहिए रहती है, खुद की एवोल्यूशन के लिए, खुद की लाइफ की जर्नी जीने के लिए, और थोड़ा सा जीने के बाद, थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर मैं लौट सकता हूँ ऐसे इंसानों के पास। तो अगली बार जब विकास सर आएंगे मुंबई, तो आप बताइए हमें किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। जब मैं उस एपिसोड को रिकॉर्ड करने जाऊंगा ना, उसके पहले ये वाली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा। मुझे बहुत ब्रूटली बताइए कि मैं खुद एज अ पॉडकास्टर इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। और अगर ये आपका पहला टीआरएस पॉडकास्ट है विकास सर की वजह से, तो प्लीज बाकी पॉडकास्ट भी देखिए यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बहुत कुछ सीखा है मैंने 4 सालों में, और ये पूरी लाइब्रेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। टीआरएस को सपोर्ट करते रहिए। नमस्ते, लव यू, कीप सपोर्टिंग।